बातें नहीं। देखो हर बार कहानी इसी की है। अब हमारे अंदर कितने गुणसूत्र? 46। बार बार ये चीज रिपीट करा रहा हूं ताकि सुनो, बार बार जब तक ये कहानी समझ में ना आएगी इस चैप्टर में हम लोग कर क्या रहे हैं, कुछ मजा ही नहीं है पढ़ने का। आराम से पीछे आगे सुन सकते हैं फिर से। ये हमारे अंदर 46 गुणसूत्र है, ठीक है। जिस दिन हमारे अंदर युग्मक बनेंगे उस दिन कितने हो जाएंगे? किसमें? केवल युग्मक में, है ना। यानी कि जो हमारे गैमेट्स बनेंगे, अगर एक मेल होगा तो उसके अंदर जो स्पर्म बनेगा उसके अंदर कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? 23। एक फीमेल है उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम है, जब इसके अंदर गैमेट बनेगा तो इसके अंदर भी कितना जाएगा? 23। था 46, यानी कि अंदर क्या मिल रहा था? इस मेल के अंदर ऐसे जोड़ी मिल रही थी, है ना। इस फीमेल के अंदर भी क्या मिल रहा होगा? ऐसे ही जोड़ी मिल रहा होगा। और इस जोड़ी में जो जीन होंगे वो क्या बनाए होंगे? ऐसे एलील बने होंगे, बहुत सारे एलील बने होंगे। और एलील के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि एलील का मतलब होता है कि एक समान गुणसूत्र पर उपस्थित, है ना, यानी कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर जो भी सेम टाइप ऑफ जीन होते हैं वो आपस में क्या कर लेते हैं? पेयर कर लेते हैं। जब पेयर करेंगे, जोड़ी बनाएंगे, तो जोड़ी बनाने के बाद सपोज एक बना कैपिटल ए, दूसरा बना स्मॉल ए, ठीक है। अब कैपिटल लिखा इट मींस कि ये क्या होगा? डोमिनेंट होगा, प्रभावी होगा। स्मॉल लिखा इट मींस कि ये क्या होगा? अप्रभावी होगा, रिसेसिव होगा, ठीक है। और जब दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे तभी क्या दिखाई देगा? एक लक्षण दिखाई देगा। और वो लक्षण किसका दिखाई देगा? प्रभावी वाले का दिखाई देगा, है ना। हमेशा तो यही देखा गया है कि प्रभावी वाले का लक्षण दिखाई देता। हाँ, कुछ केसेस ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, जैसे अब याद है फिलहाल अभी हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। तो किसी किसी जीव में ऐसा देखा जाता है कि वहां पे प्रभावी जीन भी है और अप्रभावी जीन भी है, दोनों काम कर जाते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग केसेस होंगे, लेकिन मुख्यतः आपको याद रखना है कि जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, जो भी प्रभावी जीन होगा वो अपना लक्षण दिखा देगा, और जो अप्रभावी होगा वो अपना लक्षण नहीं दिखाएगा। अच्छा, लक्षण तो तब दिखेगा कि जब दोनों जीन एक साथ आएगा, अलग अलग रहेगा तो लक्षण नहीं दिखेगा। अब सपोज कि मेरे अंदर की बात करें कि ये गुणसूत्र आ गया एक पिता से और ये गुणसूत्र आ गया माता से। ऐसे बहुत सारे गुणसूत्र आए होंगे हमारे अंदर। इधर से आए थे शुक्राणु के रूप में, ठीक है, इधर से आए थे क्या? अंडाणु के रूप में, ओवम के रूप में। इसके अंदर भी कितने थे? 23। इसके अंदर भी कितने थे? 23। अब ये 23 ने क्या की? अपनी अपनी जोड़ी खोजी। गुणसूत्र संख्या 1 जाकर के गुणसूत्र संख्या 1 से जोड़ी बनाया। फर्टिलाइजेशन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे क्या होता है कि एक ओवम सेल होता है, आकर के इसको शुक्राणु क्या करता है? भेदित करता है, फर्टिलाइज्ड करता है। जब फर्टिलाइज्ड करता है तो इस शुक्राणु के अंदर, स्पर्म के अंदर मिलने वाला इसका न्यूक्लियस कहां चला जाता है? ओवम सेल के अंदर। इसका काम खत्म हो गया। पहले से ओवम सेल के अंदर एक न्यूक्लियस था, अब आ गया किसका न्यूक्लियस? स्पर्म का न्यूक्लियस आ गया, शुक्राणु का आ गया। इस न्यूक्लियस में कितने गुणसूत्र थे? 23। जो आया इसमें भी कितने? 23। अब ये दोनों जुड़ेगा आपस में। अब जुड़ करके क्या बनाएगा? एक केंद्रक बनाएगा। अब इस केंद्रक में कितने हो जाएंगे बच्चे? 46। 46 से बेहतर है हम क्या बोलेंगे? 23 जोड़ी, क्योंकि सारे के सारे आपस में क्या बनाएंगे? जोड़ी बनाएंगे। क्या बातें नहीं? इधर ध्यान रखिए। इधर जब जोड़ी बन गया तो सबसे पहला जोड़ी हम चलो देख रहे हैं किसका? गुणसूत्र संख्या 1 का। तो इसमें 1 पर मान लिया जाए कि एक जीन मिल रहा है कैपिटल टी। अब ये किसका है गुणसूत्र? पिता का है। ये गुणसूत्र किसका है? माता का है। इस पर मिल रहा है कैपिटल टी, यहां मिल रहा है स्मॉल टी। ये क्या बनाएगा? अपनी जोड़ी बनाएगा। और टी हमेशा लंबाई को सुनिश्चित करता है। क्या हमारा लंबा होना, मीडियम हाइट का होना, बौना होना क्या हमारा एक लक्षण है? तो वो डिसीजन कौन लेगा? हमारे पिता से आया हुआ जीन और हमारे माता से आया हुआ जीन। जब ये दोनों जोड़ी बनाएंगे तो एक लक्षण को डिक्लेयर किया जाएगा, और वो लक्षण क्या बनेगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी। और हम कैसे हो जाएंगे? लंबे हो जाएंगे, ठीक है। एक दूसरा जीन मिल रहा है पिता पर, स्मॉल बी, और माता पर मिल रहा है कैपिटल बी। अब ये जो बी है ना, ये बाल का रंग सुनिश्चित कर रहा है, ठीक है। कैपिटल बी प्रभावी है,
स्मॉल बी अप्रभावी है, रिसेसिव है। अब कैपिटल बी के वजह से काला रंग आएगा बाल का, ठीक है। स्मॉल बी के वजह से भूरा रंग आएगा। डन। चलो इसने भी क्या बना लिया, अपना जोड़ी बना लिया। सेकंड लक्षण क्या मिल गया हमको, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब बताओ बाल का रंग कैसा होगा, काला हो गया। अब ये बाल का रंग किस पर चला गया, मां पर कि पिता पर, मां पर चला गया। लंबाई किस पर गया था, पिता पर चला गया था। चलो एक और लक्षण लेते हैं कि पिता है कैपिटल सॉरी स्मॉल एफ और माता पर है कैपिटल एफ। अब ये चलो ठीक है, हाँ भाई ठीक है, बाल काला हुआ ना बस। अब देखो पिता पर एक जिन मिल रहा है स्मॉल एफ और माता पर मिल रहा है कैपिटल एफ। अब ये जो है त्वचा का रंग सुनिश्चित कर रहा है, ठीक है। कैपिटल एफ जो यूज किया हमने फेयर के लिए, फेयर माने कि गोरा, और स्मॉल एफ यूज किया सांवले के लिए। तो यहां से जो लक्षण बनेगा वो क्या बनेगा, कैपिटल एफ स्मॉल एफ। अब यहाँ पे जो बच्चा आएगा वो कैसा होगा, फेयर होगा, गोरा होगा। इसी तरीके से बच्चा एक एक लक्षण सुनिश्चित किए जाते हैं, है ना। ये हमने तो एक देख लिया कि एक गुणसूत्र पर हमने बस केवल 3 ही जीन को देखा है। अभी 3 जीन नहीं होते, 3000 जीन से भी ज्यादा होंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक एक गुणसूत्र आपस में जोड़ी बनाते जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे गुणसूत्रों की जोड़ी बनती जाएगी वैसे वैसे वहां पर एक समान जो जीन होंगे, सेम टाइप ऑफ जो जीन होंगे कैरेक्टर वाले, वो भी क्या करेंगे, आपस में जोड़ी बनाएंगे। और जब जोड़ी बनाते जाएंगे तो यहीं पर लक्षण क्या करता जाएगा, शो होता जाएगा। जो प्रभावी होगा वो अपना लक्षण दिखाएगा, जो अप्रभावी होगा वो अपना लक्षण शो नहीं करेगा। तो धीरे धीरे एक एक करके जब 2300 गुणसूत्रों की जोड़ी बन जाएगी तो सोचो कितने सारे एलील बनेंगे। पर मैंने एक बार में कितने लक्षण देखे, 1 2 3, और भी देख सकते थे, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है कि भाई साहब पूरी अच्छे तरीके से वंशागति को समझना था, या मेंडल साहब को भी अच्छे से समझना था। इसलिए उन्होंने क्या किया था कि एक टाइम पे या तो एक लक्षण को देखे थे या तो 2 लक्षण को देखे थे, ताकि क्लैरिटी हमको अच्छी से अच्छी मिल सके। अब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा लिया था मटर के पौधे में। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराने के बाद हमें कुछ डेटा मिला था, याद है ना डेटा, ठीक है, कि 3 लंबे मिले थे, एक क्या मिला था, बौना मिला था। जीनोटाइप की बात की थी हमने तो क्या मिला था, 1:2:1 मिला था जीनोटाइप, ठीक है। ये तो जीनोटाइप फिनोटाइप हम बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मेंडल साहब ने क्या दिया था, अपना रिजल्ट दिया था, ठीक है। किसका रिजल्ट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, है ना, यानी कि एकल संकर का। पहला रिजल्ट हमने देख लिया था, दूसरा रिजल्ट भी देख लिया था। दोनों रिजल्ट में क्या कोई प्रॉब्लम है बताइएगा। पहला रिजल्ट क्या था, पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर, युग्मित कारकों का अनुकरण। इसका मतलब सीधा सीधा था कि जो एक समान गुणसूत्र हैं उस पर मिलने वाला जो सेम टाइप का क्या मिल रहा है, जो जीन मिल रहा है, वो आपस में क्या करेंगे, पेयर्ड होंगे। और जब पेयर्ड होंगे तभी वो क्या करेंगे, कैरेक्टर को शो करेंगे, लक्षण को दिखा पाएंगे। यही बात इन्होंने बताई थी, ठीक है, पहले में। दूसरा क्या था इनका, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या था कि भाई साहब हम क्या ले रहे हैं, जनक, मतलब कि पेरेंट। सुनना आराम से, हमने लिया पेरेंट। अब एक बच्चे को जन्म देने के लिए, चाहे एक पादप का मतलब कि एक पेड़ पौधे का बच्चा हो, अगला पीढ़ी हो, या एक इंसान का हो, या किसी भी जीव जंतु का, ठीक है। नॉर्मली अगर वो क्या कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए क्या चाहिए बच्चा, एक मेल भी चाहिए, दूसरा फीमेल भी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या लिया था, एक मेल लिया था, दूसरा फीमेल लिया था। अब मेल को कैसा लिया था, प्रभावी डोमिनेंट लिया था। फीमेल को कैसा लिया था, अप्रभावी रिसेसिव लिया था, ठीक है। अब इन दोनों की वजह से कौन आया था, इनकी अगली पीढ़ी, जिसको आपने क्या नाम दिया था, F1, ठीक है। अब यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जो F1 आएगा वो F1 में वही लक्षण दिखाई देगा जो इसके प्रभावी जनक का होगा, यानी कि डोमिनेंट जो पेरेंट होगा, ठीक है। अगर पिता डोमिनेंट होगा तो इसका लक्षण किस पर जाएगा, पिता पर। और यदि माता डोमिनेंट होगी, माता प्रभावी होगी, तो इसका लक्षण किस पर जाएगा, माता पर। यही था क्या आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, सीधा सीधा बोलते हैं क्या, प्रभाविता का नियम। यानी कि F1 में
उसी का प्रभाव दिखेगा जो क्या होगा, प्रभावी होगा। बात समझ में आई? और ये नियम केवल और केवल किस पर लागू होता है, F1 पर, गलती से भी F2 पर लागू नहीं होगा। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट नंबर इनका क्या था, सेकंड, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और नियम नंबर पहला। ठीक है, एक था क्या इनका अनुकरण, एक था पोस्टुलेट, दूसरा क्या है, नियम है कि ऐसा ही होगा। बात समझ में आई? नियम मींस क्या होता है कि हमने कुछ कह दिया कि आपको ऐसा ही करना है, मींस करना है, तो वो क्या कहलाएगा, रूल कहला जाएगा, एक नियम हो जाएगा। तो पहला था इनका अनुकरण, जो एक मतलब कि अनुमान था। दूसरा क्या था, फिक्स डेटा कर दिया इन्होंने कि ऐसा ही होगा, मतलब कि नियम नंबर पहला, रिजल्ट नंबर सेकंड, नियम नंबर पहला। ये दोनों बातें समझ में आ गई थी। उसके बाद तीसरा जो है, रिजल्ट नंबर तीसरा है और रूल नंबर सेकंड, है ना। यानी कि इन्होंने ऐसा भी कह सकते हो कि मेंडल साहब ने क्या किया था कि अपना जो रिजल्ट दिया था उसमें एक अनुकरण था, एक पोस्टुलेट था, और दो क्या थे, नियम थे, दो रूल थे। तीसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका मतलब है पृथक्करण का नियम। ये नियम का नाम समझ में आया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। अब इसका मतलब क्या है वो भी देखिए। इन्होंने क्या बोला था, एक मेल ले लिया, दूसरा फीमेल। ठीक है, मेल में भी हमने एक लक्षण देखा था, फीमेल में भी एक लक्षण देखा था, क्योंकि पढ़ क्या रहे थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक मेल का क्रोमोसोम लिया हमने, इस पर दिखा दिया कैपिटल टी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। एक फीमेल से लिया हमने, इसमें दिखाया क्या, स्मॉल टी। डन। अब इनके बीच में हमने क्या कराया, क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग कराएंगे, सपोज ये गुणसूत्र संख्या 1, ये भी क्या है 1, तो क्या करेगा, जोड़ी बनाएगा क्या, तो जोड़ी बनाएगा तो क्रोमोसोम नंबर 1 क्रोमोसोम नंबर 1 जुड़ जाएगा। एक पर मिल रहा था कैपिटल टी, दूसरे पर मिल रहा था स्मॉल टी, ये आपस में क्या बना देंगे, जोड़ी बना देंगे। ठीक है, तो अब इसके वजह से इसका जो F1 आया है, इस F1 में जो जीनोटाइप मिलेगा वो क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और उस F1 का लक्षण क्या होगा, चलो F1 की पीढ़ी आ गई। अब ये F1 जो है काफी हद तक क्या होगा, लंबा होगा। डन है। ये तीसरा नियम कह कर रहा है, पृथक्करण का नियम। इसका मतलब जानते हो क्या है, कि जब कोई पीढ़ी अपने अगले पीढ़ी को लानी चाहती है, यानी कि मैं क्या चाह रहा हूं, अपने अगले पीढ़ी को लाना चाह रहा हूं। अभी इसी पादप की बात कर रहे हैं कि ये जो F1 आया है, ये F1 के वजह से क्या आएगा, F2 आएगा। ठीक है, तो जब इस F1 को F2 लाना होगा तो सबसे पहले कहानी क्या करनी पड़ेगी, इसको गैमेट बनाने पड़ेंगे, युग्मक बनाने पड़ेंगे। बात समझे। और युग्मक बनाने के दौरान, पृथक माने समझते हो क्या होता है, पृथक माने अलग होना। ये सेग्रीगेशन का मतलब भी क्या होता है, सेपरेट होना, अलग होना। ठीक है, तो जब इस F1 को क्या करना होगा, गैमेट बनाना होगा, तब इसको अपने इस एलील को, कहां गया ये, इस एलील को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा और अलग करना पड़ेगा। बात समझे। तो अभी तक ये जो F1 था, इस F1 के अंदर क्या मिल रहा था, एलील, और वो एलील किस रूप में था, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगर मैं दिखाना चाहूं गुणसूत्र तो कुछ ऐसे दिखा सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि आगे इसको बनाना है गैमेट। ये क्या करेगा, एक गुणसूत्र संख्या इधर भेज देगा और एक गुणसूत्र संख्या को दूसरे साइड भेज देगा। एक पर क्या मिल रहा था, कैपिटल टी, तो कैपिटल टी रह जाएगा, दूसरे पर क्या मिल रहा था, स्मॉल टी और स्मॉल टी, दोनों अलग अलग गैमेट बन गया। ठीक है, अब हमने इस F1 को मान लिया कि ये क्या है, एक मेल है। ठीक है, इसने क्या बना दिया, गैमेट। अब इसको तलाश है, किसके गैमेट की, फीमेल गैमेट की तलाश है। अब ये वाला गैमेट मेल गैमेट हो गया, और यदि ये किसी ऐसे फीमेल गैमेट से मिलता है जिस पर मिल रहा है कैपिटल टी, तो ये क्या कर लेगा, वापस से जोड़ी बना लेगा क्या। और जब ये जोड़ी बनाएगा तो कुछ ऐसी स्थिति इसके सामने आएगी। पहले से मिल रहा था क्या, कैपिटल टी, एक और मिल गया क्या, कैपिटल टी। अब इसके मिलने से जो अगला F2 आएगा वो कैसा हो जाएगा बच्चा, लंबा के साथ साथ प्योर।
बात समझ में आई? फिर ये वाला क्या करेगा, तो ये भी किसी फीमेल गैमेट से जाके जुड़ेगा। हो सकता है कि यहां पर कोई एक फीमेल गैमेट जो आकर के इससे जुड़े, उसके पास क्या हो, स्मॉल टी हो, तो ये जब जुड़ेगा तो यहां से क्या बनेगा बच्चा, प्योर बोना, है ना, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो सीधा सीधा बात समझ में है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जब नेक्स्ट जनरेशन को लाना होता है तो क्या करना होगा, गैमेट बनाना होगा। और गैमेट बनाने के लिए जो होमोजाइगस क्रोमोसोम है, जिन पर क्या बने हुए, एलील बने हुए हैं, ये एलील्स क्या होंगे, ब्रेक डाउन होंगे, टूटेंगे। और एलील के टूटने की वजह से जिस जीनों के बीच में एलील बने थे वो जीन क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। ठीक है, या फिर इसको कुछ ऐसे तरीके से भी कह सकते हैं कि एक पीढ़ी में मिलने वाले जो जीन होते हैं, जब उनको अगले पीढ़ी में जाना होता है तो पहले पीढ़ी में किस रूप में मिल रहे हैं, जोड़ी के रूप में। लेकिन जब अगले पीढ़ी में जाएंगे तो ये जोड़ी टूट जाएगी, अगले पीढ़ी में अलग अलग जाएंगी, है ना। अभी तक ये दोस्ती किए हुए थे, सपोज कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये दोस्ती थी इनकी, जुड़े हुए थे। लेकिन जब इनको अगला पीढ़ी लाना होगा, इनकी दोस्ती क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। एक जाएगा दूसरे में, ये भी जाएगा दूसरे में, तो ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। यही 3 बातें बताई थी मेंडल साहब ने एकल संकर क्रॉस कराने के बाद, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराने के बाद। बातें देखो बच्चा, ये नहीं है कि हम गुस्से में हैं कि खुशमिजाज हैं, बातें ये नहीं होती है। चाहे हम किसी भी मूड में हो, पढ़ाने का वही सीन रहता है हमारा। अच्छा कोई बात नहीं, बातें बंद करें, चलो इधर देखो। डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस। ठीक है, अब अभी तक तो एक गुणसूत्र पर आपने केवल और केवल एक जीन की जोड़ी देखी थी। अगला पीढ़ी जो आया था उसमें भी हमने केवल एक ही लक्षण को मिलाया था उसके माता पिता से, है ना, कि उसका माता पिता जैसा भी था उसके बच्चे में, उसकी अगली पीढ़ी में मात्र हमने एक लक्षण देखा था। पिता लंबा लिया था, माता को बौना लिया था, जो F1 आया था वो लंबा आया था, तो बस केवल एक ही लक्षण मिला रहे थे। इस बार एक लक्षण नहीं, एक के साथ एक और लक्षण लेके चलेंगे। इसी वजह से कहते हैं क्या, द्विसंकर। डाई माने भी क्या होता है, 2। ऑल आर रेडी? देखिए, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, अभी तक लंबाई का लक्षण लेके चले थे, इस बार भी लंबाई का लक्षण लेंगे। पिता जो है इसमें एक लक्षण है कैसा, लंबा का, तो लंबा के साथ इसकी माता में कैसा लेना होगा, बौना। और यहां पर लंबा कैसा, शुद्ध लंबा। ठीक है, यहां पर कैसा, शुद्ध बौना। तो ये तो लंबाई का लक्षण हो गया। इसी के साथ एक और लक्षण लेंगे। ठीक है, इसके साथ भी एक और लक्षण लेंगे। क्या मटर का बीज का आकार था क्या, देखो तो। ठीक है, तो मटर का बीज का आकार जो था वो कैसा था, गोलाकार था प्रभावी के रूप में, और झुर्रीदार था अप्रभावी के रूप में। और पिता को हमने क्या लिया है, प्रभावी, और माता को क्या लिया है, अप्रभावी। तो यहां पर लेंगे क्या, गोलाकार, और यहां पर लेने वाले झुर्रीदार। गोलाकार को बोलते हैं राउंड, झुर्रीदार को बोलते हैं रिंकल्ड। ठीक है, लंबा के लिए तनिक बताओ जीनोटाइप क्या होगा, शुद्ध लंबा के लिए, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, अब गोलाकार है तो गोलाकार के लिए क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, यहां पर क्या है, बौना, शुद्ध बौना है ना, स्मॉल टी स्मॉल टी, और क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल आर। बताया था ना कि हमेशा जो प्रभावी होगा उसको कैपिटल, और उसी में खाली हम बदल देंगे इसको स्मॉल में, तो क्या हो जाएगा वो अप्रभावी। ठीक है, तो 2 लक्षण ले लिया क्या,
कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर। इसका मतलब ये जो नर है, जो पिता है, वो कैसा है, लंबा है। लंबा के साथ उसका जो बीज बनेगा वो कैसा होगा, गोलाकार। यानी कि कुल मिला जुला के ये पौधा काफी लंबा होगा। ठीक है, इसमें जो मटर का दाना लगेगा ये, उसके अंदर बीज क्या होंगे, गोले। ठीक है, इसकी मैं बात करूं तो ये क्या होगा, हाइट में कम होगी। ठीक है, और इसमें जो बीज लगेंगे वो ऐसे झुर्रीदार होंगे, सिकुड़े हुए होंगे। बात समझ में आई? ठीक है, अब हमने पिता लिया है एकदम मस्त, माता को लिया है अप्रभावी। इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग करा के देखेंगे इसका जो F1 आ रहा है किस हद तक पिता के समान है और किस हद तक माता के समान है। आइए अगर समानता खोज लेंगे तो इसी को क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं, वंशागति कहते हैं। और जो डिफरेंस आएगा उसको क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं, विविधता कहते हैं। चलो यही तो देखना है हमें। अब ना मैं बना रहा हूं गुणसूत्र ताकि आपको बात पल्ले पड़े। ये कैसे बना होगा उस बात को समझते हैं। क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, यहां भी क्या होगा, फर्स्ट। ठीक है, अब देखो एक पर मिल रहा होगा कैपिटल टी, दूसरे पर भी क्या मिल रहा होगा, कैपिटल टी। यहां पर होगा कैपिटल आर, यहां भी होगा कैपिटल आर। ये कैपिटल टी वाले के साथ जुड़ा होगा और कैपिटल आर वाले के साथ जुड़ा होगा। इस वजह से हमने जीनोटाइप क्या लिखा है, कैपिटल टी कैपिटल आर। कैपिटल टी की वजह से लंबा आएगा और स्मॉल टी की वजह से, सॉरी कैपिटल आर की वजह से गोलाकार बीज। हाँ विवेक, जामे के चलते, हाँ क्लास में है बच्चा। चलो ठीक है। दूसरा सीन इसका देखिए जरा, इसको कोई गुणसूत्र संख्या दे सकते हैं, सपोज 2, इसको भी 2 दे दिया तो यहां पर क्या होगा, इधर स्मॉल टी, इधर भी क्या स्मॉल टी, इन्होंने बना लिया एलील। और क्या मिल रहा होगा, स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर, इसने भी बना लिया एलील। तो क्या बना है, स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक है, अब क्या करना होगा, तो हमको इनके बीच में क्या करानी है, क्रॉसिंग करानी है। क्रॉसिंग करानी होगी तो क्या बनाना होगा, गैमेट। और गैमेट बनाने के लिए क्या करना होगा, इनके बीच का एलील तोड़ना पड़ेगा, है ना। ये भी क्या होगा, टूटेगा। तो यहां से 2 गैमेट बनेगा। ठीक है, देखिए कैसे बन रहा है गैमेट। एक क्रोमोसोम यहां चलाएगा, एक क्रोमोसोम इसमें चलाएगा। ठीक है, इस वाले को भी देखो, यहां से भी बनेगा 2 गैमेट, एक क्रोमोसोम एक में और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे में। ठीक है, अब क्या गया देखो तो जरा, कैपिटल टी और कैपिटल आर चलाएगा क्या, इसमें कैपिटल टी और कैपिटल आर, इसमें भी क्या जाएगा, कैपिटल टी और कैपिटल आर। ठीक है, यहां तक, यहां देखो स्मॉल टी स्मॉल आर, इसमें भी क्या जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक है, अब ऐसा जानबूझ के आपको दिखाया ताकि क्रोमोसोम पे आपको समझ में आए। डायरेक्टली लिखता तो वाट लगता। मिटाएं क्या अब इसको, नीचे वाले को। जब भी देखो गड़बड़ी हो ना, तुरंत बनाना गुणसूत्र, तुरंत एलील बनाना, फिर एलील को तोड़ देना, समझ में आ जाएगी बात। अब देखो जरा, यहां से गैमेट बन जाएगा, यहां से जो गैमेट बनेगा वो क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, दूसरा भी क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर। दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। डन। अब क्या कराना है, क्रॉसिंग, गैमेट बना लिया ना, अब इसके बीच का क्रॉसिंग, दोनों सेम है, एक को लिखेंगे हम लोग। चलो, कैपिटल टी कैपिटल आर की क्रॉसिंग लेनी है किससे, स्मॉल टी स्मॉल आर से। अब तो बड़ी लफड़ा है, कोई लफड़ा नहीं है, ये दोनों जीन जुड़ने वाला है ना। अब देखो फिर से क्रोमोसोम बनाते हैं, इस पर क्या है, कैपिटल टी और क्या है, कैपिटल आर। इस पर भी क्या है, स्मॉल टी और क्या है, स्मॉल आर। दोनों को क्या करना है, सॉरी, दोनों क्या करेगा, क्रॉसिंग करेगा। क्रॉसिंग करेगा तो दोनों गुणसूत्र क्या आएंगे, एक दूसरे के नजदीक, क्योंकि क्या करनी है, इनको जोड़ी बनानी है। एक तरफ मिल रहा है कैपिटल टी
और क्या मिल रहा है कैपिटल आर, दूसरे तरफ क्या मिल रहा है स्मॉल टी, और क्या मिल रहा है स्मॉल आर। ये कैपिटल टी किसके साथ जोड़ी बनाएगा स्मॉल टी या कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ। ये क्या बन गया इसका F1 बन गया क्या। F1 का लक्षण क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर बन गया। इसी तरीके से बनाना है। चलो तो सीधा सीधा हम कर देते हैं इसको। इसकी क्रॉसिंग करा दी, क्रॉसिंग कराने के बाद जो अपने पास F1 आया वो F1 क्या आया कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये क्या लिखा हमने जीनोटाइप लिखा है ना। इसके लक्षण को किस रूप में लिखा है जीन के रूप में, तो ये क्या कहलाएगा जीनोटाइप। अगर मुझे इसका फिनोटाइप लिखना हो तो क्या लिखूंगा जरा बताओ तो, लंबा और गोलाकार, यही होगा ना। कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है तो जब दिखाएगा लक्षण तो कौन दिखाएगा कैपिटल टी, तो कैपिटल टी की वजह से कैसा होगा लंबा। कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर है, जब भी लक्षण दिखाएगा कौन वाला दिखाएगा कैपिटल वाला, तो इसके वजह से क्या आएगा गोलाकार आएगा। चलो F1 तो ला दिया, अब क्या लाना है F2। अब होगा समस्या, ठीक है। लेकर आए F2। F2 इज इक्वल टू F1 की क्रॉसिंग F1 से, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर की क्रॉसिंग कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब होगा लफड़ा, अगर कुछ उतारना है तो उतारिए, यानी कि जल्दी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब इसके बाद आएगा गैमेट बनाने में, वो सीख के जाना है आपको। आज फिर से जाम लगने वाला है ना सकरी मोड़ पे। नहीं, ये बच्चा देखो बहुत जरूरी है आपको प्रैक्टिस करना। आपको बहुत सारे गैमेट्स बनाने के लिए देंगे भी, एगो हम समझा देंगे, बाकी दे देंगे, आप लोग आराम से बनाइए, फटाक से इसको खत्म करिए, तो क्वेश्चन भी दे देंगे और एक समझा भी देंगे आप। इसी का तो गैमेट बनाने में मजा आता है। एकल संकर में मोनो हाइब्रिड में गैमेट बनाने में कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। यहां पर दिक्कत होगा गैमेट बनाने में। हो गया। दो लाइन लिखना है, इतना समय ले रहे हो सब बेटा। मेंडल बाबा आप लोग को और सनकाएंगे, पहले जरा डाइहाइब्रिड पढ़ के निकलते जो यहाँ से, ओकरा बाद कहेंगे ना जानते हो पागल नहीं करेंगे। उसके बाद कहेंगे ऐसा है कि माता को आपने हमेशा अप्रभावी लिया है, तनी अब प्रभावी लेके चलो, तो ऐसा बोलेंगे, फिर वो काम करना पड़ेगा हम लोग को। उसके बाद हम लोग अभी तक क्या करा रहे हैं F2 के लिए हमेशा F1 की क्रॉसिंग F1 से ले रहे हैं। उसके बाद इनके दिमाग में और खुरापाती मचा, आइए क्या कहेंगे ना कि ठीक है F2 तो ला रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास क्या है F1 है। ये किससे आया है तो प्रभावी जनक से और अप्रभावी जनक से, यानी कि एक पिता और एक माता से, जिसमें एक था हमारा डोमिनेंट, दूसरा था रिसेसिव अप्रभावी। अभी कहेंगे कि छोड़ो F1 की क्रॉसिंग F1 से ना कराओ, अब F1 की क्रॉसिंग तनी पिता से कराओ, आई से F1 की क्रॉसिंग तनी माता से, तो पूरा मजा आएगा कराने में क्रॉसिंग। चले अब हमें क्या करना है बच्चा, सबसे ज्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना वो क्या है, इसमें गैमेट बनाना, ठीक है कि गैमेट बनाना है, यही सबसे मेन है।
अब गैमेट बन जाएगा ना तो सीधा क्या करेंगे, चेकर बोर्ड बनाएंगे या चेकर बोर्ड बना के काम खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, चलो जरा गैमेट बनाते हैं। हो तेरी, चल डन। फॉर्मेशन। सबसे पहला सवाल सुनना ध्यान से कि गैमेट कितने प्रकार के बनेंगे, पहले ये पता करना होगा। ठीक है, कि गैमेट कितने टाइप के बनने वाले हैं, पहले हम इस बात का पता लगाएंगे और दूसरा पता लगाएंगे कौन कौन से बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे। डन। आइए पता करते हैं। हमारे पास जो F1 आया था वो F1 सभी को याद है, कैपिटल टी या स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके लिए को फॉर्मूला भी दिए है मंडल बाबा, देखो इनका फॉर्मूला क्या है, 2 to the power n। ठीक है, ये फॉर्मूला है गैमेट बनाने का। अब 2 तो समझ में आ रहा है, यहां पे n का मतलब क्या है, तो याद रखिएगा n इज इक्वल टू विषम जीनों की जोड़ी। विषम माने क्या होता है, हेट्रो। ठीक है, अब ये हेट्रो और होमो कहीं पे पढ़ाया था आपको। अगर मैं लिखता हूं कैपिटल टी ये क्या कहलाएगा, होमोजिन। स्मॉल टी ये भी क्या कहलाएगा, होमोजिन। जैसे ही लिखता हूं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो जाएगा, हेट्रो हो जाएगा। इसको बोलेंगे हिंदी में क्या, विषम। ठीक है, तो बस इसी बात का ध्यान रखिएगा। अब बताओ गैमेट किसका बनाना है, ये है हमारे पास F1 हमारा, और इस F1 से क्या क्या गैमेट बनेगा इसी बात का पता लगाना है। ध्यान यहां पे रखिए, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2 के पावर n, 2 के पावर n। n का मतलब क्या लिखा, जरा देखो, विषम जीनों की जोड़ी। ये बताओ सम है कि विषम है, कि कितनी संख्या है, 2, तो 2 के पावर n। अब इन रखोगी, 2 दूनी के, ये तो पता चल गया कितने प्रकार का बनेगा, 4 प्रकार का बनेगा। चलो इसका तो अंदाजा लगा लिया, अंदाजा नहीं, हमने परफेक्ट बताया कि 4 प्रकार का ही बनेगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि 4 प्रकार में कौन कौन सा बनने वाला है। ठीक है, चलो वो भी बता ले। तीर बनाने आता है, तीर पक्का ना, तो तीर बनाने आता है तो बन जाएगा। फिर कहां बना है, ये बनाते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं, यहां कर देते हैं 2 के पावर 2। 4 प्रकार का बनने वाला है। देखो सबसे पहला ध्यान देना बनाने का तरीका, अगर ये दोनों एक जैसा है, अगर ये भी कैपिटल टी ये भी कैपिटल टी, तो केवल एक को लिखेंगे। ठीक है, अगर ये स्मॉल टी ये स्मॉल टी, तब भी क्या करेंगे, एक को लिखेंगे। दोनों क्या है, अलग अलग है, तो कैपिटल टी एक तरफ लिखेंगे और स्मॉल टी एक तरफ। ठीक है, इसके सामने एक तीर खींचना है, खींच लिया। ठीक है, अब इसके बाजू वाले को देखो, बाजू वाला भी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 मुंह बना देंगे। ठीक है, इसके लिए भी क्या करेंगे, 2 गो। एक पर क्या लिखेंगे, कैपिटल आर, दूसरे पर, इस पर भी क्या लिखेंगे, कैपिटल आर, और इस पर स्मॉल आर। बस हो गया, बन गया गैमेट। देखो कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल आर, तीसरा है स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर। यहां पे स्मॉल टी आगे चलेगा, इसलिए चलेगा क्योंकि टी और आर का कोई रिश्ता नहीं है ना। हमने कब बोला था कि जब रिश्ता होगा, यानी कि जब वो एलील होगा तब कैपिटल को आगे लिखना है। ठीक है, तो यहां पर टी बताएगा लंबाई को, आर बताएगा बीज के गोलाकार को, तो दोनों क्या है, अलग अलग लक्षण है, ऐसे स्थिति में चलेगा। ठीक है, ये क्या होगा, स्मॉल टी बन गया का 4 प्रकार का गैमेट।
अब इतना आड़ा टेढ़ा करने से मतलब नहीं है, हम यहीं से कर सकते हैं। देखो कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी, तरीका अपना अपना है, अब जैसे बनाना चाहो बना लो। देखो ए को कैपिटल टी को पकड़ लिया, यहां देखो फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, पहले को खाली पकड़ लो, पहले को पकड़ लिया कैपिटल टी, तो कैपिटल टी की क्रॉसिंग आर से, फिर उसके बाद स्मॉल आर, तो कैपिटल टी कैपिटल आर, दूसरा क्या बनेगा कैपिटल टी, हो गया इसका काम। अब इसको पकड़ लो, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, फिर स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, हो गया। वही चीज है ना, देखो जो वहां लिखा है वो यहां भी लिखा है। अब बताओ बन जाएगा गैमेट? पक्का ना?